हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है घोड़े मोरनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो ये लोक नृत्य है वो कहाँ का है। ऑप्शन दे रखे हैं हरियाणा, गुजरात, गोवा और बिहार। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए और बताइए घोड़े मोरनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा गोवा। कहाँ का है? गोवा का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा गोवा के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं ये भी एक बार देख लीजिए। दशावतार है, घोड़े मोरनी है, गोप नृत्य है, डेलो नृत्य है, मांडो नृत्य है, देखनी नृत्य है, धनगर नृत्य है, मोरूलेम है, कोरेडिन्हो नृत्य, फुगड़ी नृत्य, कुंभी नृत्य और मुसोल नृत्य। ये सब भी आपको याद रखने हैं। तो एक बार देख लीजिए और इनको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इनको। घोड़े मोरनी नृत्य है ये गोवा का एक लोक नृत्य है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन देखिए, कटी बिहू असम के तीन बिहू त्योहारों में से एक है। कौन सा है? कटी बिहू है जो असम के तीन बिहू त्योहारों में से एक है। ये के महीने में मनाया जाता है। तो कौन से महीने में मनाया जाता है? कटी बिहू जो है ये कौन से महीने में मनाया जाता है? ये असम के जो तीन त्योहार है बिहू उनमें से एक है जो कटी बिहू है। ये किस महीने में मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन में दे रखा है दिसंबर माह में, अक्टूबर माह में, जनवरी माह में या अप्रैल में। तो कब मनाया जाता है कटी बिहू? इसका आंसर क्या होगा? ये मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। इसके अलावा देखिए जो तीन बिहू है वो कौन कौन से हैं। जनवरी में कौन सा मनाया जाता है? जो भोगली बिहू है या माघ बिहू जिसको कहा जाता है, ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। कौन सी? भोगाली जो बिहू है ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। जब एग्जाम में ये पूछ लिया गया है तो इस बार हमारे एग्जाम में ये आ सकता है कि जो भोगाली बिहू है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जनवरी में मनाया जाता है, जिसको माघ बिहू भी कहा जाता है। सेकेंड जो है अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल में कौन सा बिहू मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बोहाग बिहू। कौन सा है जो अप्रैल में मनाया जाता है? बोहाग बिहू है, ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है, जो रंगोली बिहू या हद बिहू के नाम से भी प्रचलित है। कौन सा है? रंगोली बिहू है या बोहाग बिहू, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। और तीसरा जो है अक्टूबर में मनाया जाता है, जिसको कंगाली या काती या कटी बिहू कहा जाता है। तो ये तीनों बिहू है, इंपोर्टेंट है। बिहू त्योहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये असम का एक त्योहार है। कटी बिहू, बिहू से आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो असम करना है। इसके अलावा जो बिहू के तीन है वो देख लीजिए, भोगाली बिहू है, बोहाग बिहू है और कटी बिहू है। यही तीनों है, इन्हीं में से पूछेंगे। इस बार अगर जनवरी पूछ सकता है, अप्रैल पूछ सकता है, तो ये देखो अक्टूबर का पूछा है, इनमें से भी पूछा जा सकता है। तो इसको लिख लीजिए आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। में से किसकी स्थापना 1863 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी 1963 में? इसका आंसर बताइए। किस निगम की स्थापना की गई थी? पहला है नया सहकार विकास, बी है राष्ट्रीय बीज निगम, सी है राष्ट्रीय कृषि निगम और जो डी है कृषि बीज निगम। तो इनमें से किसकी स्थापना की गई थी 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ये राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुसूची बी की एक मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है। तो इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर बताइए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे ऑप्शन का भी आप बता दीजिए अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। श्रीलंका भारत से के द्वारा अलग होता है। तो कौन सी जल संधि के द्वारा
भारत से अलग होता है श्रीलंका। ऑप्शन में दे रखे हैं बेरिंग जल संधि, बी है पनामा जल स्थल संधि, और तीसरा है पाक जल संधि, और 4 है जिब्राल्टर जल संधि। श्रीलंका भारत से कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। किससे होता है? पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। इसके अलावा पनामा स्थल संधि है, ये किनके बीच में है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ता है। कौन सा है? पनामा स्थल संधि है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिब्राल्टर जल संधि है, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जो जोड़ती है वो है जिब्राल्टर जल संधि। और बेरिंग जल संधि है, ये किनके बीच में है? ये बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर के बीच में है। किनको अलग करता है? अलास्का और रूस को ये अलग करता है। कौन सा? बेरिंग जल संधि है। तीनों इंपॉर्टेंट है। ये पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन दे रखा है मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई इतनी और 120 मीटर के बीच में होनी चाहिए। तो कितने मीटर के बीच में होनी चाहिए? तो इसका आंसर बताइए। फुटबॉल की जो पिच की लंबाई है वो किस किस के बीच में होनी चाहिए? तो ये 90 मीटर और 120 मीटर के बीच में होनी चाहिए। देखिए, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और ये कितने मिनट तक चलता है? फुटबॉल का मैच है, ये 90 मिनट तक चलता है, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हिस्से होते हैं। इसके अलावा देखिए, फुटबॉल की जो शब्दावली है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फुटबॉल में कौन कौन से शब्दावली यूज में ली जाती है, ये देख लीजिए एक बार। एडवांटेज क्लाउज, बी है ब्लाउंड ब्लाइंड साइड, और सी है, तीसरा है सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक, ट्रिपल गोल किक, हैट्रिक, मार्किंग, ऑफ साइड, पेनल्टी किक, रेड कार्ड, और थ्रो इन और पिंग। ये सारी जो है फुटबॉल की शब्दावली है। तो शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको एक बार लिख लीजिए। फुटबॉल में है वो कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये 90 मिनट तक चलता है, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हिस्से होते हैं। और ये है फुटबॉल में यूज होने वाली शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनमें से किसको नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में दे रखे हैं राजेश शर्मा, दूसरा है श्रीधरन कृष्ण कुमारी सतीश, और तीसरा है विजय कुमार सारस्वत, और चौथा है अरविंद विरमान। तो इनमें से किनको नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो ये अरविंद विरमान को किया है। किनको किया है? अरविंद जी को किया है। इसके अलावा देखिए, योजना आयोग है, योजना आयोग, इसको 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। कौन सा? नीति आयोग का ही पुराना नाम क्या है? योजना आयोग है, इसका पुराना नाम है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है नीति आयोग के। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये है श्री BVR सुब्रमण्यम। और उपाध्यक्ष कौन है? ये है सुमन बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है? योजना आयोग है, ये किसका पुराना नाम है? नीति आयोग का ही पुराना नाम है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सीईओ कौन है? ये है BVR सुब्रमण्यम जी है। और जो उपाध्यक्ष है ये कौन है? सुमन बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ये पॉइंट आपको नीति आयोग से याद रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दिया? तो इन्होंने
क्यों त्याग पत्र दिया था अपना, किस कारण दिया था? तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। दूसरा है साइमन कमीशन का समर्थन करने के लिए इन्होंने त्याग पत्र दिया। और तीसरा है साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करने के लिए दिया। या चौथा है रोलेट एक्ट का समर्थन करने के लिए। तो इन्होंने अपना त्याग पत्र है वो क्यों दिया था? तो क्यों दिया था? इन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए अपना त्याग पत्र दिया था। रोलेट एक्ट क्या था? इसको काला कानून भी कहा जाता था। क्या रोलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता था? रोलेट एक्ट या काला अधिनियम 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। क्या कब हुआ था ये पारित? 21 मार्च 1919 को दिल्ली में ये पारित किया गया था। डेट याद रखनी है, 21 मार्च 1919। इसको काला कानून भी कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ था? इस कानून के तहत या रोलेट एक्ट के तहत जो है किसी भी भारतीय को अदालत में पेश कर सकते, बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर सकते थे। किसी को भी उठा के ले गए और सीधा जेल में बंद कर दिया। इस पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, इसीलिए इसका विरोध करने के लिए इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। और उस टाइम पे जो है भारत के वाइसराय कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम पे भारत के वाइसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब ये आया था, रोलेट एक्ट आया था, उस टाइम पे भारत के वाइसराय कौन थे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वाइसराय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि जितने भी वाइसराय है उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो ये आप देख लीजिए एक बार, इस पे अलग से क्लास बनाई हुई है कि किस किस वाइसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो ये देखिए, भारत के वाइसराय जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस टाइम पे रोलेट एक्ट आया था और इसमें इस कानून के तहत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसी के विरोध में इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती है या कौन सी दो गैसें निकलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो कौन सी गैसें निकलती है? ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तीसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और चौथा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सी गैसें निकलती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेकंड। उसमें क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी देख लीजिए, PbNO3 का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट है ये एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है। ये रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर के रूप में पाया जाता है। कैसा होता है? ये रंगहीन होता है और सफेद पाउडर के रूप में ये पाया जाता है। इसको गर्म करने पर क्या मिलता है? देखिए, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको गर्म करते हैं तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 निकलता है। तो सीसा ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है और ऑक्सीजन मिलते हैं। ये तीन उत्पाद हमें मिलते हैं जब इसको गर्म करते हैं। तो तीनों देख लीजिए। तो एग्जाम में पूछा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें इसको गर्म करने पर मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। महाजनपदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी महाजनपद है, कितने हैं? 16 महाजनपद है। इन सब की आपको राजधानियां याद रखनी है। जितने भी इंपोर्टेंट शासक थे या महान शासक थे वो भी आपको इनके याद रखने हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वजी महाजनपद की राजधानी थी? तो कौन सी थी? वजी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? और इन सब की भी बता दीजिए ये किन किन की राजधानियां थी। तो वजी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए वाराणसी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी। तो इनमें से वजी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है वैशाली। कौन सी थी? वैशाली जो है वजी महाजनपद की राजधानी थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ये है मगध की राजधानी थी। इसके अलावा अंग की राजधानी चंपा थी।
काशी की राजधानी वाराणसी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ये सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद रखिए। मगध की राजधानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, कोई सा भी आ सकता है। अंग की राजधानी चंपा, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट है सारी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो इनमें से किनके संपर्क में आने पर वो नीले काले रंग के हो जाते हैं? ऑप्शन है लवण, लाल लिटमस और आयोडीन और नीले लिटमस। तो किनके संपर्क में आने पर, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वो किनके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? तो किसके संपर्क में आने पर? ये आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ये प्राकृतिक रूप से कई अनाजों और सब्जियों में पाया जाता है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो कि प्राकृतिक रूप से अनाजों और सब्जियों में पाया जाता है, जैसे गेहूं, मक्का, आलू, चावल, मटर, दालें, मेनिओक, शकरकंद और केले, इनमें पाया जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अपना स्कोर भी बताइए, आपको कितने क्वेश्चन याद थे ये भी बताइए। आपका कहाँ तक आपने तैयारी कर रखी है, आपका जो भी स्तर है वहां से अपना इम्प्रूव कीजिए। अपनी एक बुक से पढ़िए अच्छे से और प्रैक्टिस क्लास लगाइए, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो रोज प्रैक्टिस क्लास से जुड़िए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू।